मित्रों नमस्कार। मित्रों आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल RS लॉ एकेडमी। मित्रों आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण या जनरल एक्सप्लेनेशन नाम के अध्याय की धाराओं 6, 7, 8, 9, 10 व 11 के बारे में। मित्रों आइए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं धारा 6 के बारे में। मित्रों धारा 6 की हेडिंग है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। मित्रों यह धारा बताती है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। मित्रों धारा 6 में 2 दृष्टांत भी दिए गए हैं। पहला दृष्टांत कहता है कि इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं या अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जाती हैं जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। मित्रों दूसरा दृष्टांत कहता है एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अर्थात मित्रों कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय दंड संहिता में जितनी भी धाराएं, दंड उपबंध या ऐसी किसी दंड की परिभाषा पूरे संहिता में कहीं भी दी गई हो तो वह साधारण अपवाद शीर्षक के अधीन आएगी। अगर वहाँ पर साधारण अपवाद शीर्षक में उस धारा में अगर किसी को सशक्त कर दिया गया है कि वो पकड़ने के लिए सशक्त है, जैसे भी इसका दूसरा दृष्टांत आपने देखा कि पुलिस ऑफिसर सशक्त है पकड़ने के लिए, तो वो साधारण परिरोध के लिए दोषी नहीं होगा। तो यह भी साधारण अपवाद शीर्षक में आता है, इस नाते उस पर कोई इंस्पेक्टर पर आप दोष नहीं दे सकते। तो आइए जानते हैं मित्रों अगली धारा के बारे में। अगली धारा 7 है। यह क्या कहती है? तो धारा 7 की हेडिंग है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। इस धारा के अनुसार हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। अर्थात जहाँ पर किसी पद का भाव कानून में एक जगह पर स्पष्ट कर दिया गया है तो दोबारा वही पद आया है अगर, तो उस पद का अर्थ भी वही लगाया जाएगा। सरल शब्दों में कहें अगर, तो यदि संहिता या अधिनियम में एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाए तो सामान्यतः उसका वही अर्थ होगा जो पहली बार प्रयोग करते समय लगाया गया था। मित्रों आइए जानते हैं धारा 8 के बारे में। मित्रों धारा 8 में लिंग शब्द को डिफाइन किया गया है। इस धारा के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वह हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। मित्रों इसी धारा के साथ साथ हमें धारा 11 भी देखनी चाहिए, क्योंकि यह धारा भी धारा 8 के सुसंगत है। मित्रों भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में व्यक्ति शब्द के बारे में निर्वचन किया गया है। मित्रों धारा 11 कहती है कि कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। लिंग शब्द के पूर्ण अर्थ के लिए धारा 11 भी सुसंगत है। साथ ही आपको यह भी बताना आवश्यक है कि यदि कहीं सर्वनाम वह का प्रयोग हुआ हो तो उसमें भी पुरुष व स्त्री दोनों शामिल माना जाएगा। कहने का तात्पर्य आप समझ गए कि अगर कहीं पर वह लिखा हुआ है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल पुरुष के लिए ही कहा जा सकता है, वह नारी के लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है। और ऐसे ही
धारा 11 कहती है व्यक्ति के बारे में, तो व्यक्ति में चाहे कोई कंपनी हो तो भी वह व्यक्ति है, कोई संगम हो तो वह भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हो तो वह व्यक्ति है ही है, चाहे निगमित हो चाहे ना हो वह व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। लिंग शब्द में भी अगर कहीं पुरुष की बात की जा रही है तो पुरुष में पुरुष भी शामिल है और नारी भी शामिल है। मित्रों ये जानते हैं धारा 9 के बारे में। मित्रों धारा 9 में वचन शब्द को बताया गया है। इस धारा के अनुसार भी जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। अर्थात अगर कहीं संहिता में कोई एक वचन का शब्द लिखा है तो उसके अंतर्गत बहुवचन भी माना जा सकता है, और अगर कहीं बहुवचन का शब्द लिखा हुआ है तो उसको भी एक वचन के हिसाब से माना जा सकता है। मित्रों इसी प्रकार आइए जानते हैं धारा 10 के बारे में। धारा 10 पुरुष व स्त्री शब्द को निर्वचित करती है और धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, वहीं स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। अब यहाँ आप किसी भी आयु का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे कोई बच्चा अभी पैदा ही हुआ हो और अगर वह बालक नर है तो वह पुरुष माना जाएगा, और अगर कोई बच्ची पैदा हुई है और वो अभी 1 दिन की भी है तो भी वह नारी ही मानी जाएगी। ये नहीं कि उसको बालक के उसके कैटेगरी में कर दिया जाए, वो पुरुष होगा और वह नारी होगी। ठीक है, बालक तो वह ही है, उसके साथ साथ आप उसको अगर वो पुरुष बालक है तो पुरुष रहेगा, और अगर वो स्त्री लिंग का बालक है तो वो स्त्री माना जाएगा। तो मित्रों आशा है आपको भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 6, 7, 8, 9, 10 व 11 समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, हमारे पर कमेंट करें, हमें सुझाव दें कि इसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए एक लाल बटन दाहिने हाथ पर आपको दिखाई देगा, जहां सब्सक्राइब लिखा है उसको क्लिक करें और उस ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की लिंक आप तक पहुंचती रहें। तो हमारे चैनल के कंटेंट परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।